प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से अपनी एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम अध्याय 27 मानव संवेदी अंगों में मानव कर्ण, जिसे हम कान कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। मानव कर्ण जो कि स्वर्ण एवं संतुलन का संवेदांग होता है। कहने का मतलब ये है कि ये स्वर्ण और संतुलन अर्थात ये न सिर्फ सुनने का काम करता है बल्कि शरीर के संतुलन का भी कार्य करता है। इसलिए कर्ण को हम स्वर्ण एवं संतुलन संवेदांग कहते हैं। तो तैयार हो जाइए, शुरुआत करते हैं। मानव कर्ण की संरचना क्या होती है और ये किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहली बात यहां सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो मानव में एक जोड़ी कर्ण सिर के पार्श्व में स्थित होते हैं। मानव में एक जोड़ी कर्ण सिर के पार्श्व में स्थित होते हैं। आप सभी जानते हैं कि सिर के दोनों तरफ पार्श्व में लेटरली एक जोड़ी कर्ण पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करें तो हम स्तनीय प्राणियों की यानी मानव के जो कर्ण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मानव जो कर्ण है वो एक विशेष प्रकार की, जिसे हम ऑडिटरी कैप्सूल कहते हैं, उसमें बंद रहता है और उसके ऊपर एक बोन होती है जिसे टिम्पैनिक बुला कहते हैं। और पेरियोटिक जो अस्थि होती है वो इसको चारों ओर से घेरे होती है। मानव कर्ण ऑडिटरी संपुट से घिरा होता है तथा इसके चारों ओर पेरियोटिक अस्थि पाई जाती है। पेरियोटिक अस्थि पाई जाती है जो कि मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब के पास होती है। जो टेम्पोरल अस्थि होती है उसके पास स्थित होती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखने की है कि मानव में जो कान होता है वो ऑडिटरी संपुट से घिरा होता है और उसके बाहर की तरफ पेरियोटिक अस्थि होती है। इसके बाद हम बात करें तो मानव कर्ण जो है वो मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त होता है। यदि हम मानव कर्ण की बात करें तो मानव कर्ण 3 भागों में विभक्त है संरचना की दृष्टि से। यदि हम संरचना की बात करें तो
मानव कर्ण संरचना में 3 भागों में विभक्त होता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भाग कौन कौन से हैं कर्ण के? नंबर एक होता है बाह्य कर्ण। नंबर 2 अंतःकर्ण। नंबर 2 मध्य कर्ण। और तीसरा जो पार्ट है वो कहलाता है अंतःकर्ण। मानव कर्ण को जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें 3 भाग हैं भाई। पहला भाग क्या है? पहला भाग है एक्सटर्नल ईयर। दूसरा भाग मिडिल ईयर। और सबसे अंदर वाला जो भाग है वो कहलाता है इंटरनल ईयर। तो यहां पर 3 भागों में विभक्त होता है मानव कर्ण की जब हम बात करते हैं, क्योंकि सभी प्राणियों में ये 3 भागों में अलग अलग विभक्त नहीं होता है। केवल स्तनधारी प्राणियों में ही ये 3 अलग अलग पार्ट में विभक्त होता है मानव कर्ण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य कर्ण की। अब मानव कर्ण के भागों को समझने के लिए हमें मानव कर्ण का डायग्राम अर्थात उसका जो है नामांकित चित्र बनाना होगा। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए मेरे साथ। आप भी अपने पेंसिल और जो है कॉपी लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि आपको भी साथ में मानव कर्ण की स्ट्रक्चर बनानी है। तो हम देखते हैं कि जो मानव कर्ण है, मानव कर्ण की स्ट्रक्चर में ये बाह्य जो कर्ण है उसमें इस प्रकार ये कर्ण पिन्ना होता है और कर्ण पिन्ना में ये गुहा होती है यहाँ, और यहाँ से कर्ण नाल निकलती है और ये कर्ण नाल यहाँ आकर टिम्पेनिक झिल्ली जिसे कान का पर्दा भी बोलते हैं, वहां पर आकर जुड़ती है। और यहाँ से मध्य कर्ण, और मध्य कर्ण से यूस्टेकियन नलिका जो है ग्रसनी भाग में जुड़ती है। ये मध्य कर्ण, और मध्य कर्ण से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अंतःकर्ण से जहाँ जुड़ता है वहाँ 2 छिद्र पाए जाते हैं। और इन छिद्रों को फेनेस्ट्रा ओवलिस और फेनेस्ट्रा रोटेंडस कहते हैं। यहाँ हम मध्य कर्ण की जो बोन है, अस्थियाँ हैं, वो जुड़ी हुई होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? ये जुड़ी होती हैं कर्णपटय से। और यहाँ सबसे छोटी बोन जिसे हम कहते हैं स्टेपीज, ये घोड़े के जीन के आकृति की होती है। तो यहाँ तीनों अस्थियाँ मेलियस, इनकस और स्टेपीज होती हैं, मध्य कर्ण अस्थियाँ। इसके बाद यहाँ से ये अंतःकर्ण शुरू होता है, और अंतःकर्ण में एक बड़ा भाग जिसे यूट्रिकुलस कहते हैं, सैक्युलस, और सैक्युलस के बाद यहाँ पर ये घुमावदार कॉकलिया होता है, ये घुमावदार कॉकलिया, राइट। और यहाँ से कॉकलियरी नर्व निकलती है, कॉकलियरी नर्व, और ये जो है जाकर संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाती है।
यहाँ पर अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, ये आप देख रहे हैं अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। अर्धवृत्ताकार नलिकाओं के जो फूले हुए भाग हैं, नीचे के भाग फूले हुए होते हैं, इनको एम्पूला कहते हैं, एम्पूला। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं जो एक दूसरे के समकोण पर होती है। तीसरी हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, ये यूट्रिकुलस सैक्युलस, यहाँ बॉन्स, कर्ण की बॉन होती है, और ये कर्णनाल जो कि लगभग 2.5 सेंटीमीटर के लंबी होती है मानव के अंदर। तो ये इस प्रकार ये मानव कर्ण की स्ट्रक्चर जो है लगभग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ देखते हैं, नामांकन करते हैं। यहाँ इनके अंदर जो भरा होता है वो भरा होता है एंडोलिम्फ, राइट। तो यहाँ हम देखते हैं ये भाग कहलाता है कर्ण पिन्ना, कर्ण पिन्ना। बाह्य कर्णनाल, बाह्य कर्णनाल, इसमें रोम भी होते हैं। यहाँ पर आपको रोम नज़र आते हैं हल्के हल्के, अंदर की जो इसकी एपिथेलियम है इसमें रोम होते हैं। यहाँ पर मेलियस, इनकस, इनकस, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, स्टेपीज। मेलियस अर्थात M, इनकस I और स्टेपीज S। इनको हम याद रखने के लिए MIS, ये कहलाती है मध्य कर्ण अस्थियां, मध्य कर्ण अस्थियां। इन्हें हम ईयर ओसाइकल भी कहते हैं, ईयर ओसाइकल। यहां आप देख रहे हैं ये टिम्पेनिक झिल्ली, या जिसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं, पर्दा, इसको हम पर्दा भी कह सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं यूस्टेकियन नलिका, ये क्या है? यूस्टेकियन नलिका। यूस्टेकियन नलिका, यूस्टेकियन नलिका। इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं ये मध्य कर्ण है, ये मध्य कर्ण की गुहा है, ये मध्य कर्ण की गुहा है। इसके अलावा ये आपको एक छिद्र नजर आ रहा है, ये कहलाता है, इसे हम कहते हैं फेनिस्ट्रा ओवेलिस, फेनिस्ट्रा ओवेलिस। और यहाँ होता है फेनिस्ट्रा रोटेंडस, जिसको हमने FR से रिप्रेजेंट किया है। इसी प्रकार फेनिस्ट्रा ओवेलिस को हमने FO से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि यहाँ पूरे नाम लिख नहीं सकते हैं, जगह बहुत कम है।
ये आपको जो नजर आ रही हैं ये कहलाती हैं अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। इसके अलावा यहाँ हम देख रहे हैं अर्धवृत्ताकार नलिकाएं जो हैं उनका जो नीचे का जो सिरा होता है, फूला हुआ सिरा, इसे हम एम्पुला कहते हैं। एम्पुला, ये एम्पुला कहलाता है। ये जो बड़ा भाग दिख रहा है ये कहलाता है यूट्रिकुलस। यूट्रिकुलस ये सेक्युलस है। और ये कहलाता है कॉक्लिया कर्णावृत्त। कॉक्लिया। इसके अलावा यहाँ पर ये नर्व्स है, ये नर्व्स कहलाती है ऑडिटरी नर्व्स, जिसको हम श्रवण तंत्रिका कहते हैं। श्रवण तंत्रिका, ऑडिटरी नर्व्स। ये कॉक्लियरी नर्व्स और प्रधान दोनों से मिलकर बनती है। तो यहाँ मध्य कर्ण के बाद अंतःकर्ण और ये बाह्य कर्ण, इसको यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक जो है आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर और जहाँ पर टिम्पैनिक झिल्ली है वहाँ तक जो भाग है ये कहलाता है बाह्य कर्ण। ये कहलाता है बाह्य कर्ण। ये कर्ण का बाहरी वाला पार्ट है। जबकि यहाँ जो मध्य में नजर आ रहा है झिल्ली, टिम्पैनिक झिल्ली से लेकर और ये कैविटी जहाँ बंद हो रही है दोनों छिद्रों तक, ये कहलाता है मध्य कर्ण। ये कहलाता है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण। और मध्य कर्ण के बाद जो पीछे का अंतिम जो भाग है वो कहलाता है अंतःकर्ण। अंतःकर्ण। तो इस प्रकार ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। चित्र का नाम जो है वो हम लिखेंगे मानव कर्ण की संरचना। मानव कर्ण की संरचना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मानव कर्ण की जो स्ट्रक्चर है उसमें स्पष्ट रूप से हमें तीन भाग नजर आते हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं कि मानव का जो कर्ण है वो सुनने के साथ साथ शरीर संतुलन का काम भी करता है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, यह ध्वनि तरंगों और संतुलन के प्रति संवेदी होता है। इसीलिए इसे हम स्वर्ण एवं संतुलन संवेदांग कहते हैं। कर्ण को चूंकि ये ध्वनि तरंगों और संतुलन के प्रति संवेदी है। सीधे शब्दों में हम ये कहें कि यहाँ से ध्वनि की तरंगें आती हैं और ये ध्वनि की तरंगें कहाँ जाती हैं? कर्ण के अंदर जाती हैं और उनको कर्ण किस प्रकार आगे मस्तिष्क को भेजता है जिससे हमें इन ध्वनि तरंगों का ज्ञान होता है, अर्थात हमें सुनाई देता है। ठीक उसी प्रकार हमने मानव मस्तिष्क के अंदर पढ़ा था कि जो अनुमस्तिष्क वाला भाग है वो शरीर संतुलन बनाने का कार्य करता है। तो कान के अंदर जो विशेष प्रकार के यहाँ पर लिम्फ भरे होते हैं
वो लिम्फ जो है उसमें विशेष प्रकार के कैल्शियम के कण होते हैं, वो घूमते हैं इसके अंदर और उसी से मानव के संतुलन, शरीर संतुलन का भी कार्य होता है। तो यहाँ इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कर्ण है वो स्वर्ण और संतुलन संवेदांग कहलाता है। मानव कर्ण को जो है, मानव कर्ण ऑडिटरी संपुट में घिरा होता है और इसके बाहर की तरफ पेरियोटिक बोन होती है। अब हम बात करते हैं कि मानव कर्ण को हमने 3 भागों में विभक्त किया संरचना की दृष्टि से, जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं बाह्य कर्ण की, कि बाह्य कर्ण जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, बाह्य कर्ण किस प्रकार का नजर आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे बाह्य कर्ण की, फिर मध्य कर्ण की और फिर अंतःकर्ण की, फिर अंतःकर्ण की बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य कर्ण। बाह्य कर्ण, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर। तो देखिए मानव का जो बाह्य कर्ण है 3 भागों में जैसे डिवाइड किया, यहाँ पर आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। देखिए बाह्य कर्ण यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये मध्य कर्ण हो गया और ये अंतःकर्ण, स्पष्ट 3 भाग दिख रहे हैं। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसी डायग्राम से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप लगातार देखते जाइए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है यहाँ से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं ये ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे जाती हैं और ये कर्ण पिन्ना के द्वारा। तो यहाँ पहला पॉइंट क्या होगा बाह्य कर्ण में? पहला पॉइंट यह केवल स्तनियों में उपस्थित केवल स्तनियों में उपस्थित लचीली उपास्थि से बना कीपाकार भाग होता है। पहली बात, यह केवल बाह्य कर्ण जो है वो केवल और केवल स्तनी प्राणियों में होता है, स्तनी प्राणियों में। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं कि जो बाह्य कर्ण है, बाह्य कर्ण जो है उसे 2 भागों में डिवाइड किया है। बाह्य कर्ण 2 भागों में विभक्त होता है। अगेन 2 भागों में विभक्त है बाह्य कर्ण। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बाह्य कर्ण है उसमें 2 भाग हैं। देखो कौन कौन से 2 भाग हैं। सबसे पहला भाग जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कर्ण पिन्ना, और दूसरा जो पार्ट है बी उसे हम कहते हैं बाह्य कर्ण नाल या बाह्य कर्ण कुहर भी कह देते हैं। तो पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट कहलाता है कर्ण पिन्ना। इसी को हम जो है क्या कहते हैं, कर्ण पल्लव कहते हैं, कर्ण पल्लव, राइट। दूसरा जो पार्ट है वो कहलाता है बाह्य कर्ण कुहर, या इसको हम कह देते हैं बाह्य कर्ण नाल, बाह्य कर्ण नाल। तो यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि जो बाह्य कर्ण है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। देखो 2 पार्ट कौन कौन से हैं। एक तो कहलाता है कर्ण पिन्ना। तो कर्ण पिन्ना आप ये देख रहे हैं जो कीप के आकार का होता है, ये ध्वनि तरंगों को अंदर ग्रहण करने का कार्य करता है। जबकि दूसरा जो पार्ट है वो एक लंबी नलिका है जो एस आकृति में थोड़ी कर्व होती है, एस आकृति में। तो देखते हैं सबसे बाहर वाला जो पार्ट है ये जो है केवल, अभी हमने बात की केवल
स्तनियों में उपस्थित। पहली बात तो क्या है, ये स्तनियों में उपस्थित है, यह केवल स्तनियों में उपस्थित होगा। मैमेलियंस में ध्यान रखना, मैमेलियंस के अलावा ना तो ये एवीज में मिलेगा, ना रेप्टाइल्स में मिलेगा, ना एम्फीबियंस में, किसी भी प्रकार के वर्ग के प्राणियों में ये नहीं मिलेगा। केवल किस में मिलेगा, केवल और केवल मैमेलियंस में। तो एक पॉइंट तो हमारा यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाह्य कर्ण जो है वो केवल स्तनियों में मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, अपवाद भी हैं इसके साथ साथ। क्या है अपवाद, तो सुन लो अपवाद कौन कौन से हैं। अपवाद, एक्सेप्शन जो होते हैं उसमें हम जानते हैं, एक होती है व्हेल, पानी के अंदर होती है, जिसे आप मछली कहते हैं, वास्तव में वो स्तनधारी प्राणी है। एक होती है सील, ये भी स्तनधारी प्राणी है जो जल के अंदर है। इसके अलावा एक होती है एकीडना, एक होता है प्लेटिपस। एकीडना और प्लेटिपस प्रोटोथीरिया के प्राणी हैं जो मैमेलियंस में आते हैं, लेकिन अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनके कर्ण के अंदर, बाह्य कर्ण में कर्ण पिन्ना अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित। ना तो व्हेल के मिलेगा बाह्य कर्ण में कर्ण पिन्ना, जो आप देख रहे हैं मानव में। हम यहाँ ये जो देख रहे हैं बाहर की तरफ आप देख रहे हैं, देखिए ये बाहर जो आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है दरअसल में कर्ण पिन्ना। ध्यान रखना, इसी को कर्ण पिन्ना और कर्ण पल्लव दोनों नाम देते हैं। तो कर्ण पिन्ना और कर्ण पल्लव जो बाहर आपको नजर आ रहा है, ये पतला है, लचीला है, क्योंकि ये किससे बना है, ये लचीली उपास्थि से बना है। भाई ये किससे बना है, लचीली उपास्थि से बना, लचीली उपास्थि से बना है और कीपाकार होता है। कैसा होता है, कीपाकार। तो ये केवल स्तनीय प्राणियों में है, लेकिन कुछ स्तनधारी ऐसे हैं जो अपवाद हैं, जैसे व्हेल है, सील है, एकिडना है, प्लेटिपस, इनमें नहीं होता है। तो दूसरा हमारा जो पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट होगा कि पहला तो केवल स्तनियों में मिलता है, और कौन से स्तनधारी हैं जिनमें कर्ण पिन्ना एब्सेंट होता है, तो व्हेल, सील, एकिडना, प्लेटिपस आदि। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये लचीली उपास्थि से बना है। ये लचीली उपास्थि हमने 11th क्लास में पढ़ा था बच्चों कि उपास्थि जो होती है वो कई प्रकार की होती है। कैल्सिफाइड उपास्थि होती है, ठीक है, लचीली उपास्थि होती है, काचाब उपास्थि होती है। तो जो कर्ण पिन्ना है और नाक के आगे वाला जो हमारा हिस्सा है वो किससे बना है, दैट इज कॉर्टिलेज, लचीली कॉर्टिलेज, यानी लचीली उपास्थि से बना है। और ये कीप के समान आप देख रहे हैं, कीप की तरह होता है, और ये इसका काम होता है ध्वनि तरंगों को ग्रहण करना। आपने कई बार देखा होगा कि जब हमें कोई आवाज सुनाई नहीं देती है तो हम इस प्रकार से कानों के पास हाथ को ले जाकर ये इस प्रकार बनावट करते हैं, कारण ताकि कान के जो पल्लव हैं वो बड़े साइज के होकर ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनि तरंगों को अंदर कान में भेज सकें। क्योंकि पीछे से आवाज़ आएगी तो वो इतनी स्पष्ट नहीं जाती है जितनी सामने से आवाज़ आती है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कर्ण पिन्ना जो है वो ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करके और इसमें कान नाल के अंदर प्रवेश कराता है। यहाँ आप देख रहे हैं कान के अंदर एक, यहाँ पर एक कोचा होती है, और यहाँ से एक छिद्र के द्वारा एक नलिका निकलती है। तो दूसरा जो भाग है वो है बाह्य कर्ण कुहर, जिसे हम बाह्य कर्ण नाल कहते हैं। दूसरा जो भाग है वो कहलाता बाह्य कर्ण कुहर। अब बाह्य कर्ण कुहर क्या है, बाह्य कर्ण कुहर की जब हम बात करें तो यहाँ से आप देख रहे हैं
कि बाह्य कर्णकुहर जो है वो एक लंबी नली है। कैसी नली है? यहां से हम इसका पहला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, यह लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी। ध्यान रखना ये मानव में कितनी है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर। ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। 2.5 सेंटीमीटर लंबी एस आकार की नली होती है। कैसी नली है? एस आकार की नली है और लगभग 2.5, कई जगह 3 सेंटीमीटर तक होगा, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमें 2.5 सेंटीमीटर की ही लेके चलना है इसे। तो बाह्य कर्णकुहर जो है वो एक 2.5 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका है, ठीक है। और ये नलिका जो है, इसकी जो दीवार है, जब हम इसकी दीवार की बात कर रहे हैं, आंतरिक भित्ति पर रोम व सेरुमिन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, सेरुमिन त्वचा ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जो सेरुमिन जिसे हम कर्णमोम या ईयरवैक्स कर्णमोम कहते हैं, का स्राव करती हैं। तो यहां पर आपको ये बात क्लियर समझ लेनी चाहिए कि जो बाह्य कर्णकुहर है वो एक लंबी नली है, कितनी, लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी जो अंदर की जो भित्ति है, ये आपको दिख रही है अंदर की भित्ति, एक तो ये रोमाभी होती है, रोमाभी उपकला है, तो यहां पर आपको रोम नजर आते हैं, ठीक है। ये रोम जो है यहां पर एक तो धूल मिट्टी के कणों को कान के अंदर पर्दे तक जाने से रोकते हैं। दूसरी बात, यहां इसकी दीवार पर क्या होता है, सेरुमिन ग्रंथियां होती है। कौन सी ग्रंथियां होती है? सेरुमिन ग्रंथियां, ठीक है, सेरुमिन। और ये जो सेरुमिन होती है ये त्वचा की रूपांतरित ग्रंथियां होती है। त्वचा के अंदर पढ़ेंगे अपन फिर से, त्वचा की रूपांतरित ग्रंथियां होती हैं जिनके द्वारा सेरुमिन, ध्यान रखना सेरुमिन, ये कई बार पूछा गया है एग्जामों के अंदर बेटा, कि कान के अंदर जो मोम जैसा पदार्थ स्रावित होता है उसे हम ईयर वैक्स या कर्ण मोम, जो कि सेरुमिन होता है, वो स्रावित किया जाता है त्वचा की सेरुमिन ग्रंथियों के द्वारा। ये एक प्रकार का बैरियर का काम करता है। जिस प्रकार हमारी त्वचा में सीबेसियस ग्रंथियां होती हैं, पसीने की ग्रंथियां होती हैं, ऑयल ग्लैंड होती हैं, ठीक है, आंसू ग्रंथियां होती हैं आंखों के अंदर, इसी प्रकार कर्ण के नाल के अंदर विशेष प्रकार की त्वचा ग्रंथियां होती हैं जो कर्ण वैक्स यानी ईयर वैक्स का स्राव करती है और उसको हम कहते हैं दैट इज सेरुमिन। और ये सेरुमिन ही अंदर मोम जैसा जमा होता है, जिससे क्या होता है, एक तो बाह्य से जो धूल मिट्टी के कण आ रहे हैं, कोई बैक्टीरिया आ रहा है, वो यहाँ पर रुक जाता है, वो अंदर कर्ण पटय, जिसको हम टिम्पेनिक झिल्ली कह रहे हैं, पर्दा कह रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन का काम करता है। अब आपको बात बताएं कि कुछ लोग जो हैं, कुछ व्यक्ति कान में उंगली डालते रहते हैं, कान में नुकीली चीज चलाते हैं और इसको
साफ करते रहते हैं। तो ध्यान रखना, इसको हमें ज़्यादा साफ नहीं करना है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक पदार्थ है जो हमारे जो है रोगाणुओं से सुरक्षा करने में मदद करता है। जिस प्रकार नाक में श्लेष्मा होती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ईयर वैक्स होता है जो प्रोटेक्शन का काम करता है। अब यहाँ पर एक चीज और हमें समझनी है कि एस आकृति, देखो एस यहाँ पर एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको बात बता दूं, इस प्रकार से होती है ये, दरअसल इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो एस आकृति नजर आ रही है, ये यहां से देखिए, आप देख रहे हैं ऊपर है, लेकिन ये जो कान की जो संरचना एस आकृति में जो बनी है, उसके पीछे क्या महत्व है कि यदि मान लीजिए हम नहाते समय कान में पानी चला जाए तो ये पानी ऊपर पर्दे तक नहीं जा पाता है, क्योंकि ये ऊंचाई पर होता है, ये ऊंचाई पर होता है। तो यहाँ थोड़ा बहुत पानी कई बार जमा हो जाता है, वो बाद में धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, झटकने से बाहर निकल जाता है। ये एस आकृति होने के कारण पर्दे पर कभी भी पानी यहाँ पर नहीं जा पाता है और स्वतः ही जो है ये नीचे की तरफ निकल जाता है। तो ये इसका महत्व है। यहाँ पर जो घने रोम पाए जाते हैं, घने जो रोम पाए जाते हैं, वो उनको हम हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। ध्यान रखना, जो घने रोम हैं, यहाँ पर मैं नोट करके लिख देता हूं, जो घने रोम हैं कर्ण में उपस्थित, कर्णनाल में उपस्थित घने रोम हाइपरट्राइकोसिस कहलाते हैं। हाइपरट्राइकोसिस कहलाते हैं। और जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, ये हाइपरट्राइकोसिस अर्थात कर्णनाल में उपस्थित जो घने रोम हैं, ये मेल्स के अंदर ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के बाहर की तरफ भी बड़े बड़े बाल जो है आ जाते हैं। ये दरअसल में वायु गुणसूत्र के द्वारा वंशागत होते हैं। तो ये वायु गुणसूत्र के द्वारा वंशागत होते हैं और अगली पीढ़ी में जाते हैं। इसीलिए मेल्स के अंदर वाई क्रोमोसोम्स होता है, इसीलिए हाइपरट्राइकोसिस ज्यादा होते हैं, उनमें घने रोम ज्यादा होते हैं बालों के ऊपर, जबकि फीमेल्स के अंदर ये कम होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि बाह्य कर्ण में, मानव के बाह्य कर्ण में दो भाग हैं। बाह्य भाग कहलाता है कर्ण पिन्ना, जिसको हम कर्ण पल्लव कहते हैं। ये केवल स्तनियों में पाया जाता है, लेकिन कुछ स्तनी ऐसे होते हैं जो अपवाद स्वरूप, जैसे वेल, सील, एकिडना, प्लेटिपस, इनमें नहीं होता है, एब्सेंट होता है। इसका काम होता है ध्वनि तरंगों को अंदर भेजना। ये कीपाकार और लचीली उपास्थि से बना है। दूसरा भाग है बाह्य कर्ण कुहर, जो एक नलिका है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी है, एस आकृति की है, और ये इसकी जो आंतरिक दीवार है वो रोमाभी उपकला है, जिसमें सेरोमिन त्वचा ग्रंथियां होती हैं, जो सेरोमिन दैट इज ईयर वैक्स का स्राव करती है, जो जीवाणु और बाह्य रोगाणुओं से प्रोटेक्शन का कार्य करता है।